हेलो फ्रेंड्स। आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज मास्टर क्लास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यहाँ मैं आपको एक कंसेप्ट है 2020 का एक कंसेप्ट है लो कोड नो कोड। इस कंसेप्ट के अंदर हम बिना प्रोग्रामिंग के कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं या बहुत मिनिमल या लो कोड को करके हम सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को फॉलो करते हुए। और जो भी हमारे प्रोग्रामर्स की या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो भी हमारी प्रॉब्लम्स का जो रिजोल्यूशन है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर अवेलेबल है। और उसी मेथड्स को मैं आपको पूरे इस वीडियो ट्यूटोरियल्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी हमारा चैप्टर 5 चल रहा है जो कि क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर है, और जिसका मैं टॉपिक 2 बता रहा हूँ फ्रॉम क्लाइंट एंड रिक्वेस्ट से लेके रूटिंग, फिर उसके बाद सर्वर पर एग्जीक्यूशन, देन रेस्पॉन्स क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन सी कमांड्स होती हैं चेक करने के लिए, सर्वर का रेस्पॉन्स टाइम चेक करने के लिए कौन कौन सी कमांड्स होती हैं। ये मैं आपको इस टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगा और क्लियर करूंगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको सभी वीडियो ट्यूटोरियल्स के अलर्ट्स मिल सकें। ठीक है। अभी अभी हमने लास्ट टॉपिक में क्या देखा था, क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट की रिक्वेस्ट, क्लाइंट सर्वर की क्लाइंट रिक्वेस्ट कैसे जाती है। यह हमारा हो गया क्लाइंट, मतलब हम जहां पर सिस्टम पे हम देखते हैं। सर्वर जहां पर एग्जीक्यूशंस होता है, जहां पर एग्जीक्यूशंस हो गए, सर्वर से रिस्पॉन्ड आता है। देन उसके बाद जब हम क्लाइंट पे कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं तो क्या क्या चीजें होती हैं, क्या चीज होगी। जैसे अगर हमने कोई आईपी एड्रेस खोलेंगे तो वो डायरेक्ट रेजोल्यूशन होगा, लेकिन अगर हमने वेबसाइट खोली तो क्या होगा। हमने खोली www.google.com या डोमेन नेम डॉट कॉम, कोई भी XYZ, डोमेन नेम डॉट कॉम। अब आपके इस नियरेस्ट पे कौन सा रूटर होता है, इंटरनेट का ब्रॉडबैंड रूटर होता है, ब्रॉडबैंड रूटर होता है, ब्रॉडबैंड रूटर होता है। अब इसके ऊपर कोई डीएनएस सर्वर नहीं होता, लेकिन बहुत से बड़े बड़े नेटवर्क्स में, ऑफिस के नेटवर्क्स में ब्रॉडबैंड रूटर पे भी डीएनएस सर्वर की एंट्री होती है, नेम सर्वर रेजोल्यूशन का एंट्रीज होती है, रजिस्ट्रीज होती है। मीन्स हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं नहीं हो रहा है। इस ब्रॉडबैंड रूटर से आपका एक्सचेंज कनेक्टिविटी होगा, एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज पे भी हम मान के चल रहे हैं नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है, या डायरेक्ट डायरेक्ट मूव ऑन भी हो सकता है। एक्सचेंज के बाद एक हमारा मेन एक्सचेंज होता है जहां पर सर्वर लगा होता है, जहां पर इस डोमेन से जो भी हमने डोमेन ओपन किया है उस डोमेन की एक रजिस्ट्री होगी, एक रजिस्ट्री होगी, रजिस्टर होगा या रजिस्ट्री होगी, जहां पर ये लिखा होगा कि इस डोमेन पे क्या नेम सर्वर डला हुआ है, क्या लॉजिकल नेम डला हुआ है। लॉजिकल नेम मतलब क्या नेम सर्वर डला हुआ है, यहाँ पर नेम सर्वर रिजॉल्व होगा, नेम सर्वर। नेम सर्वर कोई भी नेम सर्वर हो सकते हैं, दो मिनिमम होना चाहिए नेम सर्वर। ठीक है। अब वो नेम सर्वर यहाँ पर भी रिजॉल्व हो सकता है, यहाँ पर भी रिजॉल्व हो सकता है, यहाँ पर भी। जितना हमारा एडवांस नेटवर्क पे हम कनेक्टेड होंगे, जितना हमारा एडवांस इंटरनेट कनेक्शन होगा वहां पर होगा। इस बीच में मल्टीपल एक्सचेंज भी हो सकते हैं, इस बीच में मल्टीपल एक्सचेंज भी हो सकते हैं। रजिस्ट्री पे आ गया, ये हमारा नेम सर्वर रिजोल्यूशन हो रहा है। अब मान लीजिए नेम सर्वर की रजिस्ट्री में इस डोमेन का नेम सर्वर की एंट्री नहीं है, एंट्री नहीं है, तो ये रजिस्ट्री से फिर कॉल करेगा कि इस पर्टिकुलर डोमेन का नेम नेम सर्वर क्या है। मतलब ये डोमेन हमने कहीं से रजिस्टर्ड किया होगा, xyz.com, sysnano.com, yloop.com, ये हमने डोमेन रजिस्टर्ड किया होगा। आपके कोई भी डोमेन, आपके कॉलेज का डोमेन आपने रजिस्टर्ड किया होगा, तो वो रजिस्ट्री से कॉल करेगा, रजिस्ट्री कॉल करेगा कि इस डोमेन का आप मुझे नेम सर्वर बताएं। कब के केस में, अगर उसके रजिस्टर में उसकी एंट्री नहीं है। अब रजिस्ट्री उसको रेस्पॉन्ड करेगा कि भाई इनका ये नेम सर्वर है, और या ये रिस्पॉन्स करेगा कि डोमेन इज नॉट रजिस्टर्ड। ठीक है, डोमेन इज नॉट रजिस्टर्ड। अब नेम सर्वर से हमें उसका सीधे उसके सर्वर का एड्रेस मिल जाएगा। कौन से सर्वर का एड्रेस मिलेगा, डीएनएस सर्वर का एड्रेस मिलेगा। डायरेक्ट किसका एड्रेस मिलेगा, डीएनएस सर्वर का। और वो डीएनएस सर्वर को, वो इंटरनेट की रूटिंग टेबल्स को देखते हुए वो सीधे उस डीएनएस सर्वर पे रूट कर देगा। इस बीच में मल्टीपल एक्सचेंज हो सकते हैं,
मल्टीपल एक्सचेंज हो सकते हैं, और वो हमारा चलते जाएगा, हमारे वो पहुंच जाएगा, अब डीएनएस सर्वर पे वो पहुंच जाएगा। अब हमारा ये डीएनएस सर्वर पे पहुंच चुका है। अब डीएनएस सर्वर के अंदर हम क्या करेंगे? डीएनएस सर्वर के बाद पहुंचने के बाद उसको मिलेगा कि हमारा आईपी एड्रेस क्या है। आईपी एड्रेस मतलब कौन कौन सी चीजें रिजॉल्व होंगी? आईपी एड्रेस डीएनएस सर्वर से हमें क्या मिल रहा है? नेम सर्वर मिल रहा है। नेम सर्वर से उसको दो एड्रेस मिल रहा है, प्राइमरी एड्रेस मिलेगा, और स्लेव एड्रेस या सेकेंडरी एड्रेस मिलेगा। आईपी एड्रेस यहाँ पर फिजिकल एड्रेस काउंट होगा, उससे उसको रूटिंग मिल जाएगी कि इस एक्सचेंज पे जाना है। उसमें इंटरनेट के नेटवर्किंग की जो रूटिंग टेबल्स है, नेटवर्किंग का जो क्राइटेरिया है, नेटवर्किंग की जो भी एल्गोरिथम है वो चलेगी। मैं तो आपको यहाँ पर क्लाइंट सर्वर्स के बीच में कैसे कम्युनिकेट हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। अब एक्सचेंज पे आ गए, मल्टीपल एक्सचेंज इधर भी हो सकते हैं, मल्टीपल एक्सचेंज इधर भी हो सकते हैं। डीएनएस सर्वर अब आ गए, इस आईपी से हम डीएनएस सर्वर पे आ गए, हमारा आ गया। अब ये डीएनएस सर्वर ये चेक करेगा कि इस आईपी एड्रेस पे, इस डीएनएस पे, इस सर्वर पे हम इस डोमेन को होस्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पर इस आईपी पे होस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, होस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, होस्ट कर रहे हैं, यस, नहीं कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर यहीं से रिस्पॉन्ड कर देगा यूर, मतलब होस्टिंग नॉट एग्जिस्ट, या जो भी हमारा वेबसाइट नॉट एग्जिस्ट या वेबसाइट नॉट अवेलेबल, ऐसा करके यहाँ पर एरर फाइंड आउट कर देगा या नेटवर्क एरर फाइंड आउट कर देगा। अब यहाँ पर होस्ट पे क्या होगा? अगर होस्ट है तो डीएनएस सर्वर एक डीएनएस रिकॉर्ड्स देगा। क्या देगा यहाँ पर? डीएनएस रिकॉर्ड, डीएनएस रिकॉर्ड देगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डीएनएस रिकॉर्ड्स देगा। कौन कौन से डीएनएस रिकॉर्ड्स हो सकते हैं? मैं आपको सैंपल के लिए एक डीएनएस रिकॉर्ड्स दिखा देता हूँ मैं आपको। एक मैंने एक वेबसाइट का ओपन करके रखा हुआ है डीएनएस रिकॉर्ड, तो हुइस पे मैंने देखा है, या आप गूगल का किसी का सर्च करके देख सकते हैं। ये मैंने डीएनएस रिकॉर्ड ले लिया। ठीक है, ये आ गया डीएनएस रिकॉर्ड। ठीक है, क्या है इस डीएनएस रिकॉर्ड में? देखिए, ठीक है, डीएनएस रिकॉर्ड आ गया आपके सामने। क्या कर रहे हैं हम डीएनएस रिकॉर्ड में? आपको नेम सर्वर्स, मतलब हम नेम सर्वर्स का अगेन, अब ये इंफॉर्मेशन जब यहाँ से पैकेट जब रिवर्स जाएगा, जब ये पैकेट्स रिवर्स जाएगा, तो नेम सर्वर्स का रिकॉर्ड उसको दिख रहा है, ए रिकॉर्ड दिख रहा है, एमएक्स रिकॉर्ड दिख रहा है, ट्रिपल डब्ल्यू सब डोमेन का रिकॉर्ड दिख रहा है ना, ये सारे रिकॉर्ड्स आपको दिख रहे हैं। आप समझ गया होंगे, है ना, ये रिकॉर्ड्स डीएनएस सर्वर पे दिखेगा। कहाँ पे दिखेगा? डीएनएस सर्वर पे उसको डीएनएस रिकॉर्ड्स दिखेगा। कौन कौन से रिकॉर्ड्स? सबसे पहला जो रिकॉर्ड होता है वो ए रिकॉर्ड होता है। ए रिकॉर्ड मीन्स हम ये बताएंगे कि इस वेबसाइट को, वेबसाइट पे जो वेबसाइट का जो आउटपुट आएगा वो किस रिकॉर्ड पे मिलेगा? ए रिकॉर्ड पे मिलेगा। मीन्स यहाँ पर हम डब्ल्यू डब्ल्यू या जो वेब सर्वर है हम उसका एड्रेस देते हैं। किसका सर्वर का एड्रेस देते हैं? वेब सर्वर का आईपी एड्रेस दे देते हैं। सेम सर्वर भी हो सकता है या अलग सर्वर भी हो सकता है, तो हम वेब सर्वर का एड्रेस देते हैं। देन उसके साथ ही इसके सब डोमेन्स के, ये भी ट्रिपल डब्ल्यू पहले प्रोटोकॉल चलता था, बाद में ये सब डोमेन्स की तरह काम करने लगा। हम दोनों पे अलग अलग वेबसाइट भी चला सकते हैं, एक ही वेबसाइट भी चला सकते हैं, और इसको रिडायरेक्ट टू मेन डोमेन सर्वर पे भी कर सकते हैं, या उसको रिडायरेक्ट टू ट्रिपल डब्ल्यू सर्वर पे कर सकते हैं। तो वेब सर्वर का एड्रेस मिल गया। और आपने एक और देखा, उसमें एमएक्स एंट्री देखी। एमएक्स एंट्री मतलब मेल एक्सचेंज। मेल एक्सचेंज भी जो चलता है, मेल एक्सचेंज के लिए भी जो प्रोटोकॉल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। imap.domain-name.com, जो भी आपका डोमेन नेम होगा उसी का सब डोमेन होगा। जैसे ट्रिपल डब्ल्यू है वैसे IMAP होगा, SMTP होगा, POP3 होगा, पॉप होगा। इस तरीके से कई सारे सब डोमेन्स हो सकते हैं जिसपे उस पे किसी पर्टिकुलर का एड्रेस रिजॉल्व होता है, आईपी एड्रेस रिजॉल्व होता है। दिस इज लॉजिकल नेम, दिस इज लॉजिकल नेम, जहां पर रिजॉल्व होता है एक आईपी एड्रेस। मीन्स जब हम इसको खोलेंगे तो वो रिक्वेस्ट यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी, डीएनएस पे डीएनएस रिकॉर्ड मिलेगा। डीएनएस रिकॉर्ड पे उसको आईमेप, एसएमटीपी, पॉप और मेल एक्सचेंज का
आईपी एड्रेस मिलेगा, फिजिकल एड्रेस मिलेगा कि उसको किस सर्वर से उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करनी है। उस पर्टिकुलर सर्वर पे अकॉर्डिंग टू डीएनएस रिकॉर्ड पर्टिकुलर सर्वर पे आएगा, उस पर्टिकुलर सर्वर से उसको रिस्पॉन्ड जाएगा वाया दिस रूट्स, सेम रूट से वो उसका रिस्पॉन्ड जाएगा और हमको वेबसाइट दिखेगी, या हम मेल भेजते हैं तो मेल में भी सेम चीज जाता है, मेल कंप्यूट होके मेल जाके वापस रिस्पॉन्ड होता है कि मेल सेंडिंग सक्सेसफुली, मेल सेंड सक्सेसफुली। और मेल रिसीव होता है तो भी सर्वर पे मेल हो जाता है, जब हम उसको बोलते हैं कि ओपन ईमेल्स की रिक्वेस्ट जाती है, यहाँ पर जाता है ओपन ईमेल्स का जो डेटा होता है वो ईमेल्स के फॉर्म में यहाँ से वापस यहाँ पर आता है। ये फंडामेंटल आपको बताने का रीजन ये है कि आप अपनी जब वेबसाइट बनाएंगे तो आपको वेबसाइट की स्पीड, मेंटेनेंस, ये सारी चीजें आपको किसको फॉलो करते हुए देखनी है? आपको देखनी है कि क्लाइंट के बीच में, क्लाइंट से लेके सर्वर तक जो रूटिंग जा रही है वो किस तरीके से जा रही है, किस नेटवर्क पे है, सर्वर का नेटवर्क किस लेवल का है, ये हमें चेक करना होता है। चेक करने के बाद ही हम उसको प्रॉपरली उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और प्रॉपरली ही उसको एग्जीक्यूट करते हैं। मीन्स अगर हमारे पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सचेंज आ रहे हैं, इधर भी और इधर भी, इसको हम कहते हैं होप काउंट। होप काउंट, ठीक है, होप काउंट मीन्स ज़्यादा होप काउंट्स आ रहे हैं तो भी हमारी वेबसाइट स्लो चलेगी। प्लस पिंगिंग टाइम, एक पैकेट को जाने में और आने में, हमारे पास जो रिक्वेस्ट जाती है वो पैकेट्स के फॉर्म में जाती है। तो पैकेट्स के फॉर्म में जब जाती है तो एक पैकेट्स को जाने में और सर्वर से वापस आने में कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा और टीटीएल कितना है, मीन्स उस पैकेट्स को जाने में और वापस आने में कितना टाइम लगा। हो सकता है होप काउंट बहुत ज्यादा हो लेकिन पैकेट्स टाइमिंग बहुत कम ले रहा हो, नेटवर्क बहुत फास्ट है, पैकेट्स टाइमिंग कम ले रहा हो। और हो सकता है पैकेज टाइमिंग बहुत ज्यादा ले रहा है लेकिन होप काउंट कम है लेकिन पैकेज टाइमिंग, मीन्स हमें ये दोनों ही चीजें लोअर चाहिए होंगी अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, चलाने के लिए, और क्या कहते हैं अपनी वेबसाइट को फास्टर रूटिंग करने के लिए। ठीक है, अब ये तो मैं अगले टॉपिक में बताऊंगा कि सर्वर का इंफ्रास्ट्रक्चर या सर्वर का आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए। मीन्स एक तो क्लाइंट की इंटरनेट कनेक्टिविटी भी फास्ट। मान लीजिए कि क्लाइंट अगर बोलता है कि यार आपकी वेबसाइट स्लो चल रही है, तो स्लो, चलो उसका नेटवर्क भी स्लो हो सकता है भाई, उसने जो इंटरनेट लिया है, जिस कंपनी से इंटरनेट लिया है, जो रजिस्ट्री है, ये मान लीजिए कि एयरटेल कंपनी होगी, एयरटेल कनेक्शन होगा, रिलायंस कनेक्शन होगा, जो भी कनेक्शन होंगे, अगर वो स्लो चल रहा है इट मीन्स कि उस इधर से लेके इधर तक की जो कनेक्टिविटी है वो उसकी स्लो है। हमारी कनेक्टिविटी स्लो है कि नहीं है ये हमें किससे पता चलेगा? इसकी कमांड्स होती हैं। कौन कौन सी कमांड होती है? एक होती है पिंग कमांड और एक होती है ट्रेस रूट कमांड, ट्रेस रूट कमांड। इन दोनों से हमें पता चलता है कि हमारा होप काउंट ट्रेस रूट से पता चलता है और पैकेट्स का टाइम ट्रेवल कितना है जाने में और वापस आने में, पिंग से हमें पता चलता है। कैसे हम ये देखते हैं अभी इसको, ये मैं आपको डेमो में बताता हूँ, एक डेमो छोटा सा चला देता हूँ मैं आपको। बहुत छोटा सा डेमो है। आपको क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। ये मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर दिया। अब यहाँ पर मैं पहले गूगल का कर देता हूँ। गूगल का मैं करूंगा, ये मैंने क्या किया, पिंग कमांड। कितने टाइम में, टाइम ट्रेवल कितना है इसका, 123 माइक्रो सेकेंड, 58 माइक्रो सेकेंड, 24 माइक्रो सेकेंड, 24 माइक्रो सेकेंड। एवरेज कितना आ रहा है, 57 माइक्रो सेकेंड। फिर मैंने इसको यहाँ पर होस्ट, अपनी वेबसाइट को मैं करके दिखाता हूँ आपको कितना आ रहा है, 34, 32, 94, एवरेज आया 48 माइक्रो सेकेंड, 57 माइक्रो सेकेंड। फिर दूसरी मैं करता हूँ गो डेडी, आपने बहुत सुना हुआ है, मैंने गो डेडी को कर दिया। कितना टाइम टू लीव आ रहा है, 288 माइक्रो सेकेंड, 386 माइक्रो सेकेंड, 306 माइक्रो सेकेंड। कितना आ रहा है, 327 माइक्रो सेकेंड। इसका क्या फर्क आएगा ये मैं आपको अभी बताता हूँ। अगला मैं करता हूँ ट्रेस रूट, TRS RC ट्रेस रूट। ये मैंने कर दिया। अपनी गूगल को पहले करके दिखा देता हूँ, फिर मैं उनके रिजल्ट्स को भी आपको दिखाऊंगा। ये मैंने गूगल का कर दिया होप काउंट।
रिजल्ट आने का वेट कर लेते हैं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ओके, अब मैं अपनी वेबसाइट को करके देखता हूँ, TRACE, ट्रेस रूट। ये इसको मैं अभी बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब आप देखिए इसमें जब ट्रेस रूट हुआ तो ये सबसे पहला जो मैं गया 192.168.1.1, ये क्या है, ये मेरा लैपटॉप है। लैपटॉप भी एक होप काउंट हो गया। देन उसके बाद अगली लाइन लिखी हुई है, आपको वो अगली लाइन दिख रही है, ये मेरा ब्रॉडबैंड का जो डिवाइस है। फिर उसके बाद ये एक्सचेंज होते हुए यहीं कहीं उसको किसी एक पर्टिकुलर जगह पे मेरे सर्वर की एड्रेस मिल गया, सर्वर का, गूगल के सर्वर का एड्रेस मिल गया, और वो वहाँ पर धीरे धीरे करके उसके सर्वर तक रिक्वेस्ट पहुंची। ठीक है, ये ट्रेस रूट होप काउंट, टोटल 8 होप काउंट आ रहा है। इधर कितने होप काउंट आ रहे हैं? 6 होप काउंट आ रहे हैं। अब मैं एक आपको गोडेडी और करके दिखा देता हूँ। कितने होप काउंट आते हैं वो भी आपको रिजल्ट दिख जाएगा। सेम देखो, ब्रॉडबैंड तक सेम जा रहा है सब में। एयरटेल एयरटेल के अगला जो ब्रॉडबैंड के बाद जो आईपी एड्रेस दिख रहा है वो देखो सब में सेम दिख रहा है। मीन्स यहाँ से उसको उसके सर्वर का रिजोल्यूशन हो जा रहा है। उसके सर्वर का, हम यहाँ से सर्वर का रिजोल्यूशन कर ले रहे हैं कि भाई साहब ये किस आईपी एड्रेस पे ये जाना है। ठीक है, देखिए अब ये जा रहा है, होप काउंट जा रहा है। अब मैं इसका सिंपल सा आपको कैलकुलेशन बताता हूँ कि इसका सीधा सीधा इफेक्ट अपने वेबसाइट की स्पीड में कितना फर्क करेगा, ये आपको अभी सीधा सीधा मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। ठीक है, देखिए जितने ज़्यादा होप काउंट्स होंगे उनके फेल्यूर भी, होप काउंट्स के फेल्यूर्स के चांस भी बढ़ेंगे। देखिए इसमें ऑलरेडी ये भी आपको मुझे बताना ही था, ये आपको दिख रहा होंगे, दो रिक्वेस्ट टाइम आउट दिख रहा है, मतलब इस बीच में जो होप काउंट थे उन्होंने होप काउंट चेंज करे, वहां पर होप काउंट रिप्लेस करे, हमने रूट को चेंज करा, वो रास्ता बंद था, वो होप काउंट बंद था। तो इधर जो इस वाले रूटर ने उसको कुछ उस टाइम पे रिप्ले रिक्वेस्ट होप काउंट एक्टिव नहीं दिखा तो उसने दूसरे रूट से उसको भेजा, फिर दूसरे रूट से भेजा, फिर फेल हुआ, फिर अगले रूट से भेजेगा। ठीक है, और इसके जो मैक्सिमम होप काउंट्स होते हैं वो 30 होप काउंट्स होते हैं। देखिए आधे तो ऑलरेडी टाइम ट्रेवल कर चुका है। अब मैं जब तक बोर्ड क्लीन अप कर लेता हूँ, आप रिजल्ट देखते रहें। ठीक है, आपको मैंने इसलिए बताया है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है गोडेडी, जिसको देखो वो गोडेडी ले रहा है। लेकिन गोडेडी अगर कहाँ पर है, सर्वर का लोकेशंस क्या है, कितने ट्रेस रूट हैं, कितने होप काउंट हैं, गोडेडी अगर सस्ता दे रहा है तो क्यों दे रहा है, किस लिए दे रहा है, हमें उससे क्या इफेक्ट आएगा, ये हम कभी भी कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। हमने तो बस देखा, उठा के डाल दिया। क्लाइंट्स को हमें अच्छी सर्विसेज देनी है, हमारे क्लाइंट को हमें अच्छी सर्विस देनी है, हमें लोअर सर्विस नहीं देनी है। तो हमारे क्लाइंट की सर्विस अच्छी होगी तो हमारा कस्टमर बेस भी बढ़ेगा, हम अच्छे कस्टमर्स हमको मिलने की कोशिश करेंगे, हमको अच्छे कस्टमर्स कांटेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट्स भी अच्छे मिलेंगे, है ना। अब इसका क्या फ़र्क होगा, हम इसको अभी हाल फिलहाल के लिए रोकते हैं, है ना। हम्म। क्या करा हमने, सबसे पहला पिंग किया, मीन्स पिंग कमांड हमने चलाई। हमें देखना है कि हमारे पैकेट्स को ट्रेवल करने में, जो हमारे पिछले डायग्राम में था, ट्रेवल करके वापस आने में कितना टाइम लग रहा। तो हमने सबसे पहला जो देखा था, हमने पिंग किया, हमने गूगल को, मैं स्क्रीन पे देख के आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला जो हमने किया था पिंग गूगल, जिसमें रिस्पॉन्स टाइम आया था गूगल का
57 माइक्रो सेकेंड्स। फिर मैंने अपनी वेबसाइट की थी, इसका आया था अ, मेरी वेबसाइट का आया था 48 माइक्रो सेकेंड्स। ये एक लेवल पे हैं, कम ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और फिर हमने एक पॉपुलर जो होस्टिंग प्रोवाइडर है जो हमें सर्वर्स के लिए स्पेस अवेलेबल कराता है, गोडेडी, जिसका आया था पिंग का आया था 327 माइक्रो सेकेंड, मतलब लगभग 300 माइक्रो सेकेंड्स के आसपास। अब एज वेल एज होप काउंट देख लेते हैं। होप काउंट जो है, गूगल का होप काउंट आया है 8, मेरा होप काउंट आया है 6, और गोडेडी का कंप्लीट हुआ है 21 पे, देख लीजिए एक बार चेक कर लीजिए। गोडेडी का जो कंप्लीट हुआ है वो 21 ट्रेस रूट पे कंप्लीट हुआ है, 21। ठीक है। अब ये रूटिंग मेरे सर्वर का जो इसके इनके आईपी एड्रेस, इनके एड्रेस रिजॉल्व होने में तो तीसरे आईपीस पे ही रिजॉल्व हो गया था, मतलब मेरा नेटवर्क स्लो नहीं है, क्लाइंट का इंटरनेट स्लो नहीं है। ऐसा हम कई जगह, मल्टीपल जगह आप टेस्टिंग कर सकते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या होगा, क्यों हम ये चीज़ क्यों टेस्ट कर रहे हैं, क्यों मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। आप जब भी किसी क्लाइंट को सॉफ्टवेयर बनाएंगे, एप्लीकेशंस बनाएंगे, उसको कहीं ना कहीं उसको होस्ट करके देना पड़ेगा। अभी मैं अगले में बताऊंगा कि सर्वर की कॉन्फ़िगरेशंस क्या होनी चाहिए, वो तो अपनी जगह है, लेकिन नेटवर्क क्या होना चाहिए ये आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें किसकी होस्टिंग लेना है। हमारी वेबसाइट डालने के बाद वो स्लो चल रही है, स्लो चलने के दो रीज़न हो सकते हैं, नेटवर्क पाथ हमारा स्लो हो सकता है, और एप्लीकेशन ही हमें हमको स्लो कर रही है, या फिर सर्वर हमारा स्लो डला हुआ है। ठीक है। अब गूगल को 57, 48, 8, 6, गूगल की स्पीड और मेरी स्पीड लगभग आगे पीछे है। मैं इसको नहीं कहूंगा कि मेरी अच्छी खुल रही है या इसकी बुरी खुल रही है, नहीं, ये लगभग एक जैसी है। मतलब अप टू 60 है, अप टू 60 पिंग है, मतलब ट्रेवल टाइम है। ठीक है, पैकेट्स के आने जाने का ट्रेवल टाइम। और होप काउंट अप टू 8 है। ठीक है, मैं दोनों का एक ही मान रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया, अबव 300 हो गया। और होप काउंट तो इसने है ना मुद्दा ही क्रॉस कर दिया। ठीक है। अब इसमें होगा क्या, हमारे वेबसाइट का मान लीजिए हमने एक वेबसाइट ओपन करी, उस वेबसाइट की लोड जो है वो 2 MB का है। कितने MB का है, 2 MB का। 2 MB मतलब 2 MB मतलब 2048 KB। ठीक है, 2048 KB मतलब 2048 मल्टीप्लाइड बाय 1024 बाइट्स। ठीक है। और हमारा एक पैकेट का साइज होता है, एक पैकेट का साइज होता है 32 बाइट का। आप फिर से देख लीजिए, हमारे एक पैकेट का साइज होता है 32 बाइट्स। कितने बाइट्स का लिखा हुआ है, 32 बाइट्स दिख रहा है। हमारे एक पैकेट का साइज होता है 32 बाइट, मतलब दिस दिस वैल्यू डिवाइड बाय 32। ठीक है, तो हमारे नंबर ऑफ पैकेट्स निकल जाएंगे, नंबर ऑफ पैकेट्स निकल जाएंगे। ठीक है। अब हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो इंटरनेट है वो एक बार में, हमारी नेट स्पीड मान लीजिए 8 MBPS है, 100 MBPS है, या जितनी भी है, तो हमारी एक बार में हम जो है टाइम ट्रेवल करा रहे हैं, हम टाइम ट्रेवल करा रहे हैं, तो कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पैकेट्स जाएंगे। लिमिटेड नंबर ऑफ पैकेट्स मीन्स 32 पैकेट जा सकते हैं, 64 पैकेट जा सकते हैं, 128 पैकेट जा सकते हैं, 512 पैकेट्स जा सकते हैं, 1024 पैकेट जा सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ मेरे क्लाइंट का 32 पैकेट्स स्लोएस्ट स्पीड है। 32 पैकेट्स पे क्या कैलकुलेशन आएगा वो मैं आपको बताता हूँ, या मीडियम हम ले लेते हैं 128 पैकेट्स। ठीक है, तो कितना कैलकुलेशन आया, मैं कैलसी निकाल ले रहा हूँ। 2048 मल्टीप्लाइड बाय 1024, कितने पैकेट्स आ गए, 2097152 पैकेट्स आ गए। अब मैं यहाँ पर डिवाइड बाय कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 32। ठीक है, 32 बाइट्स का होता है, मेरा यहाँ पर आ गया 66536 पैकेट्स। ठीक है, पैकेट्स का आ गया। अब एक बार में मैं अगर 128 पैकेट सेंड करता हूँ, 128 पैकेट सेंड करता हूँ, फिर से अगेन डिवाइड बाय 128 पैकेट सेंड करता हूँ, मतलब
मेरे जो टोटल जो है पैकेट्स की रिक्वेस्ट जो है, अगर एक साथ 128 जाते हैं और आते हैं तो 512 हमें पैकेट्स की टाइमिंग लगेगी, 512 पैकेट्स की आने जाने की टाइमिंग लगेगी। ठीक है, अब 512 आने जाने की टाइमिंग लगेगी, तो इधर क्या होगा, कितना मैं 60 ले रहा हूं और ये क्या हो रहा है 300, मीन्स हर हर 512 का अगर मैं एक पैकेट मान लूं या 128 को एक पैकेट मान लूं, तो 128 को जाने में 60 सेकेंड्स लगेंगे, जाएगा 60 सेकेंड्स लगे, फिर 60 सेकेंड्स में जाना आना किया, फिर अगला जाएगा, जाना आना किया, फिर अगला जाएगा, फिर अगला जाएगा, कितनी बार जाएगा 512 टाइम, कितनी बार जाएगा 512, तो 512 मल्टीप्लाइड बाय 300, मैं यहाँ पर 327 माइक्रोसेकंड है, फिर भी मैं 300 से मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे इस टोटल वेबसाइट की रिक्वेस्ट को लोड करने के लिए 2 MB के केस में, GoDaddy के केस में 153,600 मुझे टाइम माइक्रोसेकंड्स लगेंगे। ठीक है, माइक्रोसेकंड्स लगेंगे मेरे केस में। मैं फिर से जाता हूँ, 512 मल्टीप्लाइड बाय 60, मुझे जो लगेगा वो 30720, मतलब 30,720, और यहाँ पर 1,53,600, मीन्स कितना फर्क है इन दोनों में, कितना फर्क है, कितने परसेंट का फर्क है, आप देखिए 500 का फर्क है, 500% का फर्क है, 500% का मतलब तब के केस में जब मैंने अपनी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा ली है और GoDaddy की वैल्यू घटा ली है, तब के केस में 500%, मतलब 500% से लेकर 600% तक GoDaddy स्लोवर है। ये दोनों एग्जांपल मैंने क्यों लिए, क्योंकि ये दोनों ही इंडिया में यूज होते हैं और आप भी यूज करते हैं। मींस मेरी रिक्वेस्ट 500 टू 600% स्लोवर खुलेगी अगर मैं जस्ट होस्टिंग अगर चेंज करता हूं तो। जस्ट होस्टिंग, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी होस्टिंग लीजिए, आप गूगल की होस्टिंग लीजिए। ठीक है, आप चेक करके लीजिए कि उसके खुद की वेबसाइट कितने परसेंट स्लोवर खुल रही है, फास्टर खुल रही है। आप पिंग और ट्रेस रूट करके देखिए। अब पैकेट्स का साइज, पैकेट्स टाइम ट्रेवल कितनी देर में हो रहा है वो भी मैंने आपको कैलकुलेशन बता दिया, होप काउंट का भी कैलकुलेशन बता दिया। अब आप होप काउंट में क्या होगा ये मैंने पैकेट्स की पिंगिंग टाइम के हिसाब से बताया। अब होप काउंट के केस में क्या होगा, यहाँ पर रिजल्ट आ गया 500 टू 600, मतलब अगर मेरी वेबसाइट 20 सेकंड में रिस्पॉन्ड करती है तो वो कितनी देर में रिस्पॉन्ड करेगी, कितनी देर में रिस्पॉन्ड करेगी 500, मतलब उसको मल्टीप्लाइड कर दो 6 टाइम। अगर 20 सेकंड्स में रिस्पॉन्ड कर रही है तो मल्टीप्लाइड बाय अगर मैं 6 करता हूँ 120 सेकंड्स में कितना फर्क आएगा, 120 सेकंड्स का फर्क आएगा, मतलब मेरी अगर 20 सेकंड में खुल रही है तो वो 2 मिनट में खुलेगी। कितना फर्क आ गया। तो आपको GoDaddy बताने का मकसद ये है कि उसका इतना पेड प्रमोशन इतना ज़्यादा है कि जिसको देखो, जो डेवलपर को देखो वो GoDaddy लेता है। हाँ, आप किसी कस्टमर के लिए ऐसी जगह, आपका कस्टमर बेस ऐसी जगह पर है जहाँ जो यूएसए में है, इट इज़ ए यूएसए बेस्ड कंपनी, तो यूएसए के क्लाइंट का, यूएसए का विजिटर है तो उसको ये बेटर रेस्पॉन्स करेगा। ठीक है, लेकिन आपका इंडियंस क्लाइंट है, इंडियन होस्टिंग है, इंडियन कस्टमर बेस है, क्लाइंट भी आपका इंडियंस है, तो आपको कहाँ पर देना पड़ेगा, आपको इंडियन होस्टिंग देनी पड़ेगी। इंडियन होस्टिंग पे इंडियन सर्वर, डेटा सेंटर पे सर्वर डालना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो आपको ये पिंग और ट्रेस रूट, पिंग वाला मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अगर आपका इसमें जरा भी डिफरेंस आता है तो आपको उतने परसेंट स्लोवर की आपको चांस हो सकती है, आपकी वेबसाइट स्लो चलने का चांस हो सकता है। अगला मैं आपको बताता हूँ होप काउंट में क्या होगा। जितने ज्यादा हमारे होप काउंट होंगे, जितने ज्यादा हमारे होप काउंट होंगे उनके फेल्स मिलने के चांस भी होंगे। ठीक है, मीन्स हमारे होप काउंट 8 है, 6 है, इन दोनों के केस में इधर आ रहा है होप काउंट 21। आप इसी वाले में देखिए आपको कितने होप काउंट फेल्ड मिले थे, फिर से दिखा देता हूं कितने होप काउंट फेल्ड मिले थे आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 होप काउंट आपके जो है 21 में 9 होप काउंट जो है फेल मिले थे। ठीक है, तो मीन्स आपकी, अगर मान लीजिए कि आखिरी 30 तक भी अगर होप काउंट फेल मिलता, 30 होप काउंट तक भी अगर फेल मिलता, तो आपकी वो ये बोलता कि योर वेबसाइट हैज बीन, मतलब वो वेबसाइट बंद है, क्लोज्ड है। आप कैसे, कैसे आप अपने कस्टमर को वेबसाइट बंद वेबसाइट तो नहीं दे सकते ना, और इसमें आपकी गलती नहीं है क्योंकि आपका सर्वर तो चल रहा है।
आपका रेस्पॉन्स तो कर रहा है, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, नेटवर्क कनेक्टिविटी है, मीन्स आपको ऐसी जगह पे आपका अपना सर्वर सेटअप करना होगा, ऐसे डेटा सेंटर से होस्टिंग लेनी पड़ेगी, ऐसे होस्टिंग प्रोवाइडर से होस्टिंग लेनी पड़ेगी, जहां पर क्लाइंट का जो विजिटर्स है, क्लाइंट्स का जो एंड है, वो उसका होप काउंट नियरेस्ट हो। मतलब मैं चाइना के क्लाइंट के लिए अगर बनाऊंगा तो मैं चाइना की होस्टिंग ढूंढूंगा, यूएसए के अगर क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर बनाऊंगा तो यूएसए की होस्टिंग ढूंढूंगा, केएसए के लिए तो केएसए की, यूएई के लिए यूएई के लिए, और एक्स वाई जेड इंडिया के मेरा क्लाइंट बेस है, इंडिया के ही विजिटर्स हैं, तो मैं इंडियन होस्टिंग को ही दूंगा। महंगा सस्ता इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्विस ओरिएंटेड आपको काम करना है, सर्विस ओरिएंटेड हमारा काम करने का तरीका होता है, तो हम सर्विस ओरिएंटेड पे ध्यान देंगे, ना कि हम उसको चीपेस्ट पे जाएंगे। चीपेस्ट नहीं हुआ तो आपको क्लाइंट पे करेगा, आपको क्लाइंट को ये कैलकुलेशन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपको 500 टू 600% सिल्वर को, वेबसाइट सिल्वर को आपको चांस है, एज वेल एज कितने परसेंट चांस है, कितना परसेंट चांस है, 21 होप काउंट में 9 फेल्यूर, जितने होप काउंट्स बढ़ेंगे उतने फेल्यूर, मतलब कहीं ना कहीं कितना हो गया, कितना मैं डबल का भी अगर फर्क मान लूं तो मेरा 50% चांस है वेबसाइट बंद मिलने का, क्योंकि हम हर एक, आपके मान लो मिलियंस अगर विजिटर्स हैं तो आप मिलियंस विजिटर्स को 50% मिलियंस, आप 50% आपके विजिटर्स को आपकी वेबसाइट शट डाउन मिलेगी, ठीक है। इसका भी सॉल्यूशन है, कई ऐसे होते हैं जो मल्टी सिटीज होते हैं, उसके लिए सीडीएन होता है, क्लाउड होता है, जहां पर जो हमारा गूगल है, ये मल्टी सिटी है, मल्टी सिटी हर कंट्री में गूगल चलता है, तो इनके हर कंट्रीज में सर्वर्स हैं, हर कंट्री से रिक्वेस्ट ओपन होती है, हर कंट्री से वेबसाइट्स अलग होती है, मैं इंडिया से खोलूंगा तो इंडिया के सर्वर से खुलेगी, चाइना से खोलूंगा तो चाइना के सर्वर से खुलेगी, फ्रांस से खोलूंगा तो फ्रांस के सर्वर से खुलेगी, यूएसए से खोलूंगा तो यूएसए के सर्वर से खुलेगी, मैं जहां से खोलूंगा गूगल वहां से उसको रेस्पॉन्ड करेगा। तो इट्स कॉल्ड क्लाउड, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्लाउड या सीडीएन, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो अब हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक नया वर्ड जुड़ जाता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, इसका भी मैं आगे टॉपिक डालूंगा, जहां मैं आपको बताऊंगा कि आपका सिंगल सर्वर पे ही लोवेस्ट सर्वर, लोवेस्ट प्राइसिंग सर्वर पे अगर आप डालते हैं तो हमें उसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें सीडीएन पे लेना है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क पे लेना है। जैसे बूट स्ट्रैप की लाइब्रेरी होगी तो आप सीडीएन से लोगे, जेक्वेरी की लाइब्रेरी होगी तो आप सीडीएन से लोगे, जितना मैक्स पॉसिबल होगा आप उसमें सीडीएंस के लाइब्रेरीज और रिसोर्सेज का यूज करेंगे, ठीक है। इस टॉपिक में बस इतना ही। ये स्क्रीन स्वैप करना शायद मैं भूल गया हूँ, ये हमारा फाइनल आउटकम है। हम इस टॉपिक में क्या सुनने को मिला, क्या समझ में आया कि हम जो भी हमारा जो हम सर्वर लेंगे, जो भी हमारा सर्वर लेंगे वो सोच समझ के लेंगे, क्योंकि हमें अपना पिंगिंग टाइम और होप काउंट्स बहुत मिनिमम होना चाहिए, दोनों में फेलवर के चांसेस हैं। आपके सामने रिजल्ट है, आपको मैंने करके बताया है, आप खुद भी अपने जगह पे अपने इंटरनेट कनेक्टिविटी पे आप चेक करें, उस उसको चेक करके आप मुझे कमेंट्स करके मुझे शेयर करें। स्पेशली मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि जहाँ का आपका क्लाइंट बेस है वहाँ के हिसाब से आपको सर्वर या होस्टिंग लेनी चाहिए, या उसी के अकॉर्डिंग सर्वर सेटअप करना चाहिए, ताकि आपकी सर्विस इम्प्रोवाइज्ड आए, लोअर क्वालिटी ना आए, ठीक है। बेस्ट हमें सर्वर्स को चूज करना है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।